हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे हमारे अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है ना। और उनमें से कुछ टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखो, हमारे इस चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप के अंदर कितने कितने टॉपिक्स हैं। तो ये हमारे में ना कुछ टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो पहला है बेसिक थ्योरी पार्टनरशिप की, जो थोड़ी सी बहुत आपको समझनी पड़ेगी। फिर सेकंड आएगा हमारे पास पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और अगर ये ना बने तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस पार्टनर्स को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है ना। देन हम देखेंगे कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज क्या होता है, मतलब कौन सी आइटम्स होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और उनको किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसका कैसे फॉर्मेट बनता है, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनती है। ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग अलग तरीके, सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है। और कई बार क्या करते हैं कि गारंटी देते हैं एक पार्टनर को प्रॉफिट की, और पास्ट एडजस्टमेंट की सिंगल जर्नल एंट्री। हम सभी को इन सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज वीडियो के अंदर क्या करेंगे, समझेंगे। और आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली इन दो टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बेसिक थ्योरी देखेंगे कि पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है। और सेकेंडली पार्टनरशिप डीड के बारे में समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, और अगर ये एब्सेंट हो, ना बनाई गई हो, तो पार्टनर को क्या क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे थ्योरी। इस चैप्टर की थोड़ी सी क्या समझेंगे, हम थ्योरी समझेंगे कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है। देखो, सबको पता है कि जब दो से या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और जब कोई एक सिंगल व्यक्ति काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना। तो जब भी दो व्यक्ति मिलकर कोई काम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंगल क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50 एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, पहले 100 होते थे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई थी, उसके हिसाब से 50 जो है वो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप के। ठीक है। अच्छा, अब जब ये पार्टनर्स बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो ये एक ना लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके ऊपर ना पार्टनर्स ने लिखा होता है कि भाई किस पार्टनर की कितनी कैपिटल है, क्या उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैसे कैसे वो उस प्रॉफिट्स को, अगर कंपनी को कल को प्रॉफिट्स होगा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी है, वो सभी कुछ इस डीड के ऊपर क्या होता है, लिखा होता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक तरीके से लीगल रिटन डॉक्यूमेंट जो सभी पार्टनर्स के द्वारा बनाई जाती है, और सभी पार्टनर्स के इसके ऊपर सिग्नेचर होना जरूरी है। देखो, ये ऑरली भी बनती है, लेकिन ऑरली का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फिर पार्टनर की बाउंडेशन नहीं होती। इसलिए इसको कैसे बनाया जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में बनाया जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर्स बना लेंगे तो फ्यूचर में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना। और पार्टनरशिप हमेशा कैसे होती है, जब एक लॉफुल बिजनेस हो, मतलब कोई इलीगल बिजनेस की अगर आप पार्टनर्स कर रहे हो ना, तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, उससे क्या बनेगी, पार्टनरशिप बनेगी। एंड पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब जब आप पार्टनर्स होंगे ना आपके, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब नॉर्मल लोग होने चाहिए। वो माइनर नहीं हो सकता। देखो, 18 साल से कम की उम्र वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो कोई भी पार्टनर आपका माइनर नहीं हो सकता। लेकिन अगर सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि माइनर पार्टनर बने, तो वो सभी का कंसेंट होना क्या होगा, जरूरी होगा। और उसकी फिर कुछ प्रोविजन होती है कि माइनर को कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं पार्टनर बनने के, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पार्टनर माइनर को नहीं बनाया जा सकता। अनसाउंड माइंड मींस कोई मतलब दिमाग से बुखार ना हो, या मतलब कोई ऐसा ना हो जिसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। ठीक है ना। और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब कोई क्रिमिनल ना हो जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर रखा। तो ये बेसिकली कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। ये तीनों कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है एक पार्टनरशिप के लिए। तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या होती है, कम से कम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, जिसके हिसाब से पूरी पार्टनरशिप चलती है। और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और सभी लोग कॉम्पिटेंटली काम करने चाहिए। ठीक है। तो ये मिलके जो लोग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अच्छा, अब इसके बीच में ना कुछ प्रोविजंस हैं और याद रखनी है आपको कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या होता है। देखो, पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस, कंपटीशन विद द फर्म और यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, देन प्रॉफिट पेड टू द फर्म। देखो, इसका मतलब क्या है कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर्स हैं, और ये तीनों पार्टनर मिलके क्या करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे होते हैं नॉर्मली। और जो ए है ना,
ए क्या करता है, साइड बाय साइड अपना बिजनेस खोल लेता है, सेम जो इन्होंने एबीसी ने खोला सेम अपना बिजनेस वो ओपन कर लेता है। तो पार्टनरशिप डीड के कंपलसरी मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर पार्टनर, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के अलावा बिजनेस करता है और वो सेम बिजनेस करता है जो वो पार्टनरशिप में कर रहा है, तो उससे जो भी वो प्रॉफिट अर्न करेगा ना, उसको इन दोनों पार्टनर्स में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो उसके कंपटीशन में कर रहा है। ठीक है, और इसको उसका पार्टनरशिप का भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप के कस्टमर शायद वो अपने पास पर्सनली ले जाए। ठीक है ना, तो अगर ऐसा कोई भी बिजनेस करता है तो अगर एक कोई भी ऐसा प्रॉफिट कमाएगा तो उसको अपने रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा। और अगर ए फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज करता है, मींस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, मींस लेट्स से कि ए बी सी तीनों ने ना 3 लाख रुपए इकट्ठा करके रखा हुआ। अब ए ने क्या किया, इस 3 लाख रुपए को उठाया और कहीं ऐसे बिजनेस में लगा दिया और 3 महीने बाद आके इस 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए कमा लिए। मतलब 3 लाख के कितने कर लिए, 4 लाख कर लिए, तो 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया और 3 लाख आगे वापस कर दिए। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे ना, वो ये डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई जो तेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 3 लाख वापस नहीं कर, हमें पूरा का पूरा 4 लाख चाहिए, क्योंकि जो पैसा तूने कमाया है उसमें हमारा भी शेयर था। तो इट मीन्स कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके कुछ भी कमाएगा ना, तो वो उस पैसे जो उसने कमाई भी करी है, उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकता, उसको पार्टनर्स में शेयर करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड केस क्या है कि अगर मान लो ए ने 3 लाख रुपए का यूज किया और कल को 3 लाख रुपए लेट से उसने कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी में लगा दी, ठीक है ना, कोई जुए की एक्टिविटी में लगा दिए और उससे उसको 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो इस केस में क्या रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे? नहीं। इस केस में रिमेनिंग पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, भाई ए तेरे को 3 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, लॉस हम बियर नहीं करेंगे क्योंकि तूने हमसे पूछ कर काम नहीं किया। हाँ, अगर उससे प्रॉफिट हो जाता फिर वो मांगते, लेकिन अगर लॉस हो गया फिर वो बोलेंगे कि भाई उसके लिए एक खुद बियर करेगा, उन्हें उनका फर्म का पैसा पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं हमारे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लाइन क्या है कि एनी एडमिशन और रिटायरमेंट इन पार्टनरशिप डीड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर मान लो 3 बंदे ए बी सी, और सी चाहता है कि मेरा कोई फ्रेंड आके इसमें बिजनेस में एंटर कर जाए, लेकिन ए और बी नहीं मान रहे, या अकेला ए नहीं मान रहा, बी और सी दोनों मान गए, अकेला ए नहीं मान रहा, स्टिल उस नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करना है या पुराने को रिटायर करना है, तीनों पार्टनर्स का, बाकी ऑल पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। अगर मान लो 50 पार्टनर हैं, 49 का कंसेंट है, एक का कंसेंट नहीं है, तब भी एक नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। ये आपने याद रखना है, बिकॉज क्योंकि जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो उससे रिमेनिंग पार्टनर्स सबकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे फर्क पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली आपको सभी को पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली सभी पार्टनर का कंसेंट होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लाइन क्या है कि एनी बिजनेस एक्टिविटी विद इन द फर्म इज डन विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। इट मींस कि अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई मतलब बिजनेस चलाने के लिए अगर कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं, देखो बिजनेस चलाने के लिए, पार्टनरशिप चलाने के लिए नहीं, पार्टनर्स को एडमिट या रिटायर करने के लिए नहीं, बिजनेस चलाने के लिए। लेट्स से ये 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और इनको मान लो सामान खरीदना है, तो ए बोलता है कि भाई एक्स फर्म से खरीदो और बी और सी बोलते हैं कि वाई फर्म से खरीदो, तो सामान किससे खरीदा जाएगा, वाई से, क्योंकि फिर मेजोरिटी की बात मानी जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि सभी पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है, फिर क्योंकि बिजनेस के डिसीजन है, वो डिसीजन हमेशा कौन लेगी, मेजोरिटी लेगी। लेकिन जब इनके प्रॉफिट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, मींस प्रॉफिट शेयरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, तब सबका कंसेंट होना क्या है, जरूरी है। ये बात हमें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये तो होती है हमारे पास क्या, पार्टनरशिप की कुछ थ्योरी। तो अब हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखो पार्टनरशिप डीड अभी आपने देखा कि क्या ये रिटर्न एग्रीमेंट है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। कि जब भी पार्टनर्स बिजनेस करते हैं ना, तो वो एक रिटर्न एग्रीमेंट जरूर करते हैं, ठीक है, आपस के बीच में, कि भाई हम किस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा या जो लॉसेस होंगे उनको क्या करेंगे, बांटेंगे। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और ये साइंड बाय ऑल द पार्टनर, में मेजोरिटी नहीं चलेगी, सभी पार्टनर्स ने साइन किया हो, सबका कंसेंट हो, और जो उस डीड के अंदर लिखा हुआ होगा उसी अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या लॉसेस को क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, तो लेकिन
अगर वो डीड साइलेंट है, साइलेंट मतलब क्या होती है कि अगर ये पार्टनरशिप डीड लोगों ने नहीं बनाई, पार्टनर्स ने नहीं बनाई, देखो नॉर्मली यही होता है कि मान लो ए और बी थे, अब ये दोनों क्या थे, एक फ्रेंड थे, अब दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू कर दिया, तो उस टाइम पर शायद उनको पता था कि भाई अच्छे दोस्त हैं हम, वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे वो, ठीक है ना, तो नॉर्मली इन्होंने क्या किया, बिजनेस किया अपना, और जब इनको प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइम पे लेट्स से इनको कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइम पर दिक्कत इनकी आएगी, ये आधा आधा नहीं बांटेंगे, लेट्स से ए बोलेगा कि भाई मेहनत तो सारी मैंने करी है, तो मेरे को कितना चाहिए, 30,000 चाहिए। बी बोलेगा मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है, मेरे को कितना चाहिए, 40,000 चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 30,000 ए को और 40,000 बी को तो हम दे ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, देखो इस केस में इन लोगों को क्या होगा, झगड़ा हो गया आपस के अंदर, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो ये आपस में झगड़ा सुलझा लेंगे, नहीं ये जाएंगे बेसिकली कोर्ट के पास। अब कोर्ट इनको क्या बोलेगी कि भाई क्या आपने कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई डीड बनाई है या नहीं बनाई, तो इन्होंने क्या कोई डीड बनाई थी, नहीं बनाई थी, तो क्या बोलेंगे हम कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और नॉट मेड, मतलब पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट बोलेगा उस केस के अंदर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, इसकी प्रोविजंस अप्लाई होगी, और ये क्या बोलता था, तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर डीड नहीं बनी हुई या पार्टनर में किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल उन्होंने एक पार्टनरशिप बिजनेस ओपन कर लिया, उस केस में दो काम करने हैं, बेसिकली दो प्रोविजन अप्लाई होंगी। पहली प्रोविजन क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट पे लगेगा, 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा, 6% पर एनम, ये हम बात के अंदर देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, क्यों 6% पर एनम लगेगा, ठीक है ना। एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वली शेयर किया जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वली शेयर किया जाएगा। फिर ए चाहे कुछ भी बोल दे, बी कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर डीड नहीं है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस क्या होंगी, अप्लाई होंगी। पहली प्रोविजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मींस जो भी फर्म ने बाहर किसी से भी लोन लिया होगा, किसी भी पार्टनर से लोन लिया होगा, उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म, ठीक है। एंड सेकेंडली उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इक्वली बांट दिया जाएगा। इट मींस कि मान लो ए और बी पार्टनर्स थे, नॉर्मली इन्होंने क्या किया, बिजनेस किया, और सारा काम कौन कर रहा था, ए कर रहा था, सारा का सारा काम, बी सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आता था, लेकिन सारा काम कौन कर रहा था, ए कर रहा था, ठीक है ना। और इनको एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000, तो ए ने क्या बोला कि मेरे को 30,000 चाहिए, और बी क्या बोलता, मेरे को भी कितना चाहिए, 30,000 चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 30 इसको भी दे और 30 उसको भी दे, ठीक है ना। तो चलो ए बोलता कि भाई मैंने मेहनत भी बहुत ज्यादा करी है, तो चलो मेरे को 10,000 रुपए मेरी मेहनत की एक्स्ट्रा सैलरी भी चाहिए, 40,000, ठीक है ना। तो क्या चाहिए, 10,000 रुपए मेरे को, 30,000 का प्रॉफिट भी चाहिए, और 10,000 रुपए मेरे को मेरी मेहनत की सैलरी भी चाहिए। तो इस केस में लेकिन बी मानने के लिए क्या था, तैयार नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई कैसे पैसा बांटा जाएगा, ये 50,000 कैसे बांटा जाएगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, लेकिन अब पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजन अप्लाई होंगी, मींस किसी भी प्रकार का कोई भी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कुछ भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। पार्टनर कुछ मर्जी मांग ले कि मेरे को, मैंने मेहनत बहुत करी है, मेरे को सैलरी दो, मैं बहुत बी बोलेगा मैं बहुत सारे कस्टमर लेकर आया हूँ, मेरे को कमीशन दो, या हमने कैपिटल दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सिंपल जो प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांट दिया जाएगा, इक्वली बांट दिया जाएगा, 25,000 और 25,000। और अगर मान लो ए और बी ने कोई लोन लिया होता, क्या लिया होता, लोन लिया होता, ठीक है ना। तो अब इस लोन, अब अच्छा ये लोन किससे लिया होता, तो लेट्स से ए के पास बहुत सारा पैसा होता, तो ये आप थोड़ा सा इसको अभी अंडरस्टैंड करो, उसके बाद डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन के बाद। होता क्या है कि अब फर्म को चलने के लिए सिर्फ कैपिटल नहीं, कुछ पैसा बाहर से भी चाहिए, तो इनको मान लो ए और बी को कुछ पैसे की जरूरत थी, और इनको बैंक से पैसा नहीं मिला, तो ए ने क्या बोला कि मेरे पास ना बहुत पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन मैं फर्म को दूंगा, लेकिन किस रूप में दूंगा, लोन के रूप में। मींस ए ने पैसा कैपिटल के रूप में नहीं दिया, किसके रूप में दिया है, लोन के रूप में दिया है, और उसके ऊपर मैं क्या लूंगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। कितना इंटरेस्ट लूंगा, लेट्स से 10% पर एनम इंटरेस्ट लूंगा, लेकिन
ये 10% पर एनम इंटरेस्ट तो वो मांग रहे हैं। क्या कोई एग्रीमेंट किया था लोन का एग्रीमेंट, या कोई डीड में लिखा था कि मेरे को 10% लोन के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए? नहीं लिखा था ना। तो इस केस में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। देखो, लोन लिया है और लोन जो है वो क्या होती है, कंपल्सरी पेमेंट है फर्म की। अगर ये लोन चाहे बैंक से लेते, चाहे ए से ले, कैपिटल की बात नहीं कर रहे। देखो, ए कैपिटल देगा, बी कैपिटल देगा, वो अपनी इच्छा से दे रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोन की, क्योंकि जो लोन लिया गया ना, वो फर्म के लिए एक तरीके से क्या लायबिलिटी है, वो देना ही देना पड़ेगा, चाहे वो बाहर के व्यक्ति से ले ले। अब लोन किसने दे दिया? ए ने बोला मेरे से पैसा है, मैं दे देता हूँ लोन, ठीक है ना। और उसने क्या बोला कि मेरे को कितना का इंटरेस्ट मांग रहा है वो, 10% पर एनम। लेकिन डीड कोई बनी नहीं, किसी दोनों पार्टनर में से किसी ने भी कोई साइन नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो इस केस में इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा, बिकॉज कंपल्सरी पेमेंट है। अगर बाहर से भी लोन लेते तब भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। फिर पार्टनर चाहे 20% मांग ले, 25% मांग ले, हाँ, डीड बनाई हो या एग्रीमेंट किया हो, दोनों ने साथ में किया हो, तब दे देंगे उसको जितना वो एग्रीमेंट के हिसाब से मांगेगा। लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है, स्टिल वो 10, 15, 20% मांग रहा है, फिर उसमें से कुछ भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ कितना देंगे? 6% पर एनम। मींस अगर 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ और लेट्स से ए ने कितना दिया था? ए ने दिया था 1 लाख रुपए का लोन, ठीक है ना। तो इसके ऊपर 6% कितना हो गया? 6,000 हो गया। 50,000 में से 6,000 रुपया हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे ए को, बचा कितना रिमेनिंग? 44,000। और इस 44,000 को ए चाहे कुछ भी बोल ले, बी चाहे कुछ भी बोल ले, कैसे बांट देंगे? नॉर्मली इक्वली बांट देंगे। 22 ए को दे देंगे और 22 बी को दे देंगे। दैट्स इट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर डीड है फिर तो क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू डीड। लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो दो काम होंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड, ठीक है ना। तो अब कई बार क्या होता है कि फर्म लोन देती है पार्टनर्स, फर्म क्या देती है? लोन देती है पार्टनर्स को। ये भी केस कई बार आ जाता है। तो इस केस में लोन दिया है लेकिन फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो क्या फर्म कोई भी डीड नहीं है, तो क्या फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट मांग सकती है? नहीं। उस केस में मत करना कि 6% पर एनम। 6% पर एनम सिर्फ फर्म को इंटरेस्ट देना है, ना कि लेना है। तो दो ही चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम एंड प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली। चलो, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम, जिससे आपको और क्लैरिटी हो। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर बट दे डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड कोई नहीं है। और एट द एंड ऑफ द ईयर उनको कुछ ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो ए ने इन्वेस्ट किया था, देखो इन्वेस्ट किया था, लोन नहीं दिया। इन्वेस्ट मतलब कैपिटल। और वाई ने कितना दिया था? 50,000। और ये क्या चाहते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना मिले? 12% पर एनम। क्या देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डीड साइलेंट है। डीड साइलेंट हो, सिर्फ दो काम करने हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देना है और प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटना है। कोई इंटरेस्ट, कोई कैपिटल के ऊपर कुछ नहीं देना। नेक्स्ट क्या है कि बी स्पेंड ट्वाइस द टाइम एट ए डिवोट्स टू द, मतलब बी ने दुगना समय काम किया जितना ए ने काम किया। और वो क्या चाहता था? मेरे को 2,000 पर मंथ की सैलरी दो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए। क्या देंगे? नहीं देंगे। क्यों? कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो डीड साइलेंट है। किसी प्रकार की कोई भी सैलरी पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाए। अच्छा, ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000। अब ए ने लोन दिया फर्म, तो फर्म का फर्ज बनता है इंटरेस्ट देना। लेकिन ए मांग रहा है 8% पर एनम। तो क्या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट है? नहीं है। तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम। अच्छा, बी विड्रू 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल। बी ने 50,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया और ए वांट्स कि बी को इंटरेस्ट लगे 10% पर एनम। देखो, बी ने पैसा निकाला है, इट मींस ये क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। और ये चाहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे। ए के चाहने से क्या होता है? ईड तो है ही नहीं ना, तो फिर तो कुछ देंगे नहीं देंगे। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में से तो बोला ही नहीं क्या कुछ भी। अच्छा, अब क्या हुआ कि बी टुक लोन फ्रॉम द फर्म। बी ने फर्म से लोन ले लिया। बी ने फर्म से मतलब ये लोन फर्म ने बी को दिया है, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। ए वॉन्ट्स 10% इंटरेस्ट फ्रॉम इट। ए के चाहने से क्या होता है? कोई डीड बनी हुई है? नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ दो काम किए जाए। पहला काम, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम फर्म देगी पार्टनर, ना कि उससे लेगी, देगी। एंड सेकंड क्या किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर किया जाएगा। ये सारी प्रोविजन कब अप्लाई होगी? जब डीड क्या होगी? साइलेंट होगी। और जब डीड होगी तो फिर डीड के हिसाब से ही काम होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा टॉपिक कौन सा था? पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड हो तब क्या करना, और जब डीड साइलेंट हो तब क्या करना।
तो इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि भाई कंपल्सरी पेमेंट्स कौन सी, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, सैलरीज कमीशन उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं और किस किस अकाउंट में वो आती हैं, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।